Hi friends, this is Sunil Bhatnagar. Welcome to my channel Textile for Everyone. दोस्तों अभी तक हमने जो है ये 20 जो कीज थी इनके बारे में हमें पढ़ने की बात करी थी और हम अभी 10 की तक पहुंचे थे। आज हम जो बात करेंगे वो 11वां जो पायदान है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे से ये सवाल पूछा जाता है, बोले सर ये जो है इतने 11 या 12 लेक्चर की क्या ज़रूरत है, हम सीधा क्यों नहीं जो है किसी को हायर करते और अपने डिपार्टमेंट में अपने उधर जो है वो सुधार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जो है तुरंत अगर हम सोचते हैं कि भाई तुरंत स्पीड बढ़ जाए मशीनों की, ऐसा नहीं होता। उसके लिए वी हैव टू मेक द स्टेप्स। ग्राउंड लेवल हमें जो है बनाना पड़ता है कि वाइब्रेशन ना हो, मोटर की हॉर्स पावर बढ़ानी पड़ती है, गियर्स को लुब्रिकेट करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रॉपर मेंटेन रहें। अब इसी के बारे में बात करेंगे कि कंपनीज जो हैं वो 5S, क्वालिटी सर्कल्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसके बारे में काम करती रहती है, मगर साथ ही साथ जो हम चीज़ें देखते हैं कि ISO 9000, ISO 9001 के लिए लगातार ISO 9002 के लिए आगे बात करती रहती है, मगर जब तक ये जो 11वां नंबर एपिसोड हम नहीं देखेंगे या इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है हम ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको नहीं ला सकते। अब ये अगर हम बात करें, जैसे हमने जो है रैशनलाइजिंग द सिस्टम या मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करी थी, तो ये ISO 9000 में बहुत ज़रूरी है, एक क्लॉज है। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट यह है कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन में वर्क रेगुलराइज हो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली डिफाइन हो। फिर हमने पढ़ा था जीरो मॉनिटरिंग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि जो फ्लो ऑफ वर्क है वो स्मूथ चले। जब हम क्विक चेंज ओवर टेक्नोलॉजी की बात करी हमने जो है, तो उसका ये था कि एक सिंगल फाइल सिस्टम हो जिससे कि जो है जो हमारी जो इन फाइल्स हैं वो उनका रिट्राइवल इजी हो जाए। और जब हमने क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की बात करी थी तो हमने ये पाया कि ओवरऑल क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस इन द वर्क प्लेस, सॉर्टिंग हो कि भाई ये कौन सी चीज़ें सही है या नॉन कॉन्फॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये एक क्लॉज है ISO के लिए। तो फ्रेंड्स, बेसिक ऑब्जेक्ट अगर हम ये देखें, ये जो सीरीज को स्टार्ट करने का है, कि पहली चीज़ कि हम वर्ल्ड क्लास हमारा जो है वो ऑर्गेनाइज बने। दूसरा, हमने ये देखा कि ये लोग जो हैं पर्टिकुलरली बढ़िया बने। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ जाए। तीसरा हमारा ये था कि जो भी हमारी रिटेंशन है, वर्कर्स जो हैं वो खुश होके डिपार्टमेंट में काम करें। अब हम आज जो बात करेंगे, अगर हम 1971 या मतलब है पिछले 7 या 8 दशक की बात करते हैं, तो शुरू में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होते थे। आज भी अगर आप देखेंगे 80% ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टेड ऑफ नेमिंग एज क्वालिटी एश्योरेंस वी टेक एज क्वालिटी कंट्रोल। और उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता था, और इसको SQC यूज किया करते थे। SQC का यहां पे मतलब है स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो ऑब्जेक्ट क्या होता था इसका कि जब चीज बन गई, प्रोडक्ट बन गया, फिर
एक आदमी उसे चेक करता था कि ये चीज़ सही है या खराब है। अब दोस्तों, जब हम इसमें जो बात करते थे तो एक तो आदमी बहुत लगते थे, और दूसरी वो जो चीज़ बन गई उसको दोबारा बनाने के लिए इट इंक्रीजेज द कॉस्ट, इट इंक्रीजेज द मैन पावर, इंक्रीजेज द रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ उस खराब चीज़ को रखने की जगह होती थी। हम समय पे अपना जो है आदमी को जो है, जो हमारा कस्टमर था, उसको हम मटेरियल नहीं पहुंचा सकते थे, और डेफिनेटली रेपुटेशन भी डाउन होती है कि जब आप जो है चीज़ें सही नहीं है। तो जो ये क्वालिटी एश्योरेंस जो आया, इट इज़ नॉट related with only the quality of the product, it is also related with the quality of non-productive areas, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, ये हर एरिया में जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि एक तो जो हमारे ब्रेक डाउन्स होते थे वो कम हो जाएं, चेंज ओवर स्पीड जो थी वो इजीली हमारी हो जाए, और इसमें यह था कि एक ऐसा मेथड हमें जो है अप्लाई करना था जो कि हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम था वो मजबूत बने। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, अगर अपनी फैक्ट्री के अंदर ही देखें, हम ज़्यादातर ये सवाल बात करते हैं कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो काम करने वाला व्यक्ति है, यू कैन पुट एनीबॉडी इन दैट। नो, ही शुड हैव स्टेटिस्टिकल, उसको आना चाहिए, स्टेटिस्टिक्स आनी चाहिए, उसे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। ही शुड नो, वो एक प्रकार का जो है, जैसे ये नहीं है कि मटेरियल बन रहा है, उसे प्रोसेस के बारे में कि कौन सी स्पीड हमें चलानी चाहिए जिससे क्वालिटी बने, उसे जो है डिपार्टमेंट को स्मूथ वर्किंग में भी उसे हेल्प करनी चाहिए, और साथ ही साथ अननेसेसरी जो एक्टिविटीज डिपार्टमेंट के अंदर हो रही हैं उनको हटाए, ऑडिटिंग करना आना चाहिए। और यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो ज़्यादातर कंपनियां हैं, दे डिपेंड ऑन इंस्पेक्शन, और जब भी बात आती है या मीटिंग्स के अंदर, प्रोडक्शन जब मीटिंग्स होती है और उसमें बात होती है कि भाई ये चीज़ खराब क्यों बनी या कस्टमर तक कैसे पहुंच गई, तो वी गिव ब्लेम टू द चेकर्स कि सर ये चेकर के कारण हो गया। अरे बना क्यों, कॉज क्या है उसका, क्या हमने ढूंढा? तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एक इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को बनाने के लिए हमें हर वो डिफेक्ट बनाने वाला जो कॉज है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि एक डिफेक्ट फ्री सर्विस या डिफेक्ट फ्री मटेरियल हमारा बने। और जैसा हम लोग जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट, जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, उसे हमें एक कस्टमर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि जो कस्टमर है उसके पास मटेरियल जो पहुंचे वो डिफेक्ट फ्री पड़े। जब हम प्रोडक्शन नंबर ऑफ डिफेक्टिव की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मान लो 100 पीस हमारे बने और 100 पीस में से एक डिफेक्ट बना, तो हम ये कह देते हैं कि जी 1% हमारा डिफेक्टिव है। पर साथ ही साथ उसमें कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो करेक्ट आप करते हैं, रिवाइंड करते हैं। जैसे अगर मैं स्पिनिंग की बात करूंगा, आप उसे रिवाइंड करते हैं। अगर आप जो है फैब्रिक की बात करेंगे तो उसे करेक्ट कर देंगे कि भाई ठीक है, इसको जो है करेक्ट करके भेजिए। मगर चाहे आप करेक्ट कर रहे हैं तो भी तो उस पर पैसा खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, और जो रिसोर्सेज जो हैं वो दोबारा उस पर जा रहे हैं, बिजली भी लग रही है उस पर, स्पेस भी लग रही है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हम एक आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप ये देखिए कि आपकी जो फैक्ट्री है वो किस लेवल में है, 0 to 5 स्केल पे। 0 का मतलब है पुअर और 5 का मतलब है टॉप पे।
तो हमारी जो अगर कंपनी के अंदर जो क्वालिटी है वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो हम सारी की सारी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्पेक्टर्स जो क्वालिटी चेकर्स हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे हमारी जो है फैक्ट्री लेवल जो है उसका 1 है। यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट की चीज़ें बात करती हैं। और मीटिंग्स के अंदर खासियत क्या होती है, कभी भी आप इन मीटिंग्स में चले जाएं तो जो प्रोडक्शन टीम है वो सारा का सारा ब्लेम क्वालिटी के ऊपर डाल देती है कि रॉ मटेरियल खराब था जी, या वर्कर्स जो हैं वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने हमें अच्छे नहीं दिए, या मेंटेनेंस जो है हमारी जो है वो स्पेयर पार्ट्स हमें सही नहीं मिले, अगर कोन रिजेक्ट हो गए तो ये हो गया, बटन सही नहीं थे, जिपर सही नहीं थी, या कटिंग डिपार्टमेंट ने कटिंग अच्छी नहीं करी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर होता है जहाँ पे सुधार के जहाँ आपको बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। अब हम इसको कैसे करेक्ट करें? तो सबसे पहला जो एक काम करें कि प्रोडक्शन वॉल्यूम जो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर रिजेक्शन को ना रखें। वर्कर को पता होना चाहिए कि तुमने प्रोडक्शन, वो तो समझ रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है, मुझे तो आज इतने हैंक चलाने हैं, मुझे तो आज इतने पीस बनाने हैं, मगर कितने खराब बनाए वो चीज़ आपको यहाँ पे अगर करेक्ट करना है तो उसे बताना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बहुत तरीका है कि जो भी डिपार्टमेंट है वर्कर्स को आप मॉनिटर करें कि उसके इतने डॉफ आए या उसने इतने पीसेस बनाए, और वहाँ पे उसी के सामने आप लिख के दें कि भाई इतने रिजेक्ट थे, इतनी खराब बने, इतनों पे काले निशान थे ग्रीस के, इतनी बॉबिन जो है इसकी डिफेक्ट। तो जो आदमी है जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे हर मशीन के ऊपर, हर प्लेस के ऊपर जो बनाने वाला आदमी है उसका हमें पता होना चाहिए। दोस्तों कोडिंग सिस्टम लोग कर देते हैं, वो सब चीज़ें बना देते हैं कि भाई ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई, किसने खराब बनाया, वर्कर के पास गया, फिर वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस वाला चीफ जाता है जब कंप्लेंट आती है, फिर वो अपना मटेरियल चेक करता है, फिर उसके कोड को देखता है कि किस मशीन पे बना, किस शिफ्ट में बना, किस वर्कर ने बना। और दोस्तों अगर यही चीज़ जो बनाने वाला व्यक्ति है अगर वही उसको वहाँ पे रोक लेता तो ये कस्टमर तक नहीं जाए। तो जो सेकंड नंबर की जो मिले हैं वहाँ पे थोड़ा जो है इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और इसका बेसिक पर्पज़ है कि एक अपना लॉग बुक बनाएं, उसके अंदर डेली लिखें कि किस व्यक्ति ने कितनी डिफेक्टिव जो है बनाए। अब यहाँ पे जो लेवल 2 की जो फैक्ट्रियाँ हैं, एक तो वो वर्कर जो है वो जानता है जो बना रहा है मटेरियल कि भाई मैंने कितनी चीज़ें जो है मैं क्या बना रहा हूँ, और वो अगले डिपार्टमेंट से भेजने से पहले वो उसको चेक भी कर लेता है। और यहाँ पे जो लेवल 2 की जो फैक्ट्रीज हैं ये क्यूसी रूल का जो है मेन फंडामेंटल जो है उसको जानती है कि क्वालिटी जो होती है ये प्रोडक्ट के अंदर डाली जाती है, ना कि कोई प्रोसेस बनाता है। कि जो भी वर्कर हैंडल कर रहा है अपनी मशीन को वो उस प्रोसेस को चेक कर ले, अपने प्रोडक्ट को अगर वो चेक कर लेता है हर स्टेज पे। जैसे कटिंग, मान लो फैब्रिक आप कोई गारमेंट बना रहे हैं तो कटिंग डिपार्टमेंट वाला है वो उस समय चेक कर ले कि कहीं उसने छोटा तो नहीं काट दिया या कहीं उसने ज़्यादा तो नहीं काट दिया। उसके बाद जो स्टिचिंग वाला जो आदमी है वो ये चेक कर ले कि मैंने सही स्विंग थ्रेड यूज़ किया या नहीं किया,
मेरी जो है सही है कि नहीं है स्टिचिंग। और जब वो आगे पहुंच जाए तो बटन वाला अगर है तो वो भी चेक करे कि भाई मैंने स्पेस जो है वो मेंटेन करी है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट थी वो बनाई या नहीं बनाई। तो हर स्टेज पे अगर खुद ही खराब चीज को आगे नहीं भेजेंगे तो दोस्तों जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेवल 2 की फैक्ट्रीज हैं, ये फंडामेंटल क्यूसी रूल को जानती है दैट क्वालिटी इज बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस, and so they give more stress on process checking। और ये जो इंस्पेक्शन है, ये ज्यादातर जो मैनेजर्स और जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, चाहे सुपरवाइजर्स हैं, वो गलत मान के चलते हैं कि सिर्फ मशीन जो है ऑपरेटर्स को असाइन कर देना, उसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको अगर हम सिर्फ ऑपरेटर को ही ये काम दे देंगे तो वो बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, डू यू नो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटर्स यू आर हैविंग? उन्हें सिर्फ मशीन चलाना सिखाया जाता है। अगर उसे जो है मान लो मेंटेनेंस पार्ट भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, सोने में सुहागा है। अगर उसे ये भी पता लग जाए कि ये जो है बखिया जो है ज़्यादा कैसे आ रही हैं या ब्रेकेज नीडल पे धागे क्यों टूट रही हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें उनकी स्किल पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचना कि ऑपरेटर के ऊपर ही सिर्फ छोड़ देना कि भैया तुम जो है डिफेक्ट को अलग करो, तो आपको ज़्यादातर यही सवाल मिलेगा कि साहब ये जो है इट सीम्स ओके, मेरे हिसाब से ये ठीक है, चल जाएगा। तो रीज़न यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर अपने सुधार करना है ऑपरेटर्स को, तो उन्हीं वर्कर्स को आपको पहचानना पड़ेगा, उनका स्किल लेवल आपको जानना पड़ेगा। ये मैंने 1 से लेकर 10 में बताया था। और उनको टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और वो टूल्स क्या है? इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, हम बहुत कम पैसा, अगर आप देखेंगे लेस देन 1% हमारा जो पैसा है वो ट्रेनिंग के ऊपर जाता है। ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स, ट्रेनिंग ऑफ द सुपरवाइजर्स, ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजर्स। कारण ये है, हम ये मान के चलते हैं, और आजकल तो आपने देखा लॉकडाउन के पीरियड के बाद जो चीजें चली हैं उसमें हमने ये मान लिया कि भाई कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, जबकि इस समय ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। सॉफ्ट स्किल एज वेल एज हार्ड स्किल। क्योंकि जब मैं एज ए ट्रेनर, मैं जब जाता था सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए और हार्ड स्किल के ट्रेनिंग के लिए, और जब ये मार्च अप्रैल का सीजन आता था तो उस समय मुझे ये कहा जाता था जो उनके मैनेजर्स थे कि सर अब जो है हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम टारगेट पे चल रहा है, या फैक्ट्री जो है वो 6 महीने के बाद स्टार्ट हुई है, तो अब हम जो है ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाएंगे। जबकि इस समय ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन लेवल ज़्यादा ज़रूरत है। जो आदमी 6 महीने घर बैठा, उसकी साइकोलॉजिकल उस पर क्या प्रॉब्लम आई है, वी हैव टू सी दैट। उसको मशीन जो है, जो मशीन 6 महीने से बंद रही है, उसे दोबारा स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो मानना है कि सिर्फ असाइन कर देना कि वर्कर अपना मटेरियल को देखे, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसको हमें सही टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये प्रोडक्शन वाले, मेंटेनेंस वाले के पास भी जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास भी होगा। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के पास भी होगा कि वही व्यक्ति प्रोडक्शन वालों को प्रोवाइड करे जो उसके लायक हैं। इन ईच एंड एवरी फील्ड, आपके वर्किंग में भी, आपके सोचने में भी, आपके उसको प्रैक्टिकल में भी लाने में, सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये जो इंस्पेक्शन है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इंस्पेक्शन से संबंधित नॉलेज है उसको
लिख के रखें और वो लैंग्वेज यूज करें जो आपका वर्कर समझता है। फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी फैक्ट्री में गया जो 50 इयर्स ओल्ड, और हमने वहां पे देखा कि वहां पे इंग्लिश में जो है वो रखे हुए थे या हिंदी में रखे हुए थे, और हमारे 10% ऐसे वर्कर्स थे जो बंगाली थे। दे डोंट नो इंग्लिश, दे डोंट नो हिंदी। व्हाट यू हैव टू डू? आज मुझे कलर कोड करना है, आज मुझे ये रखना है कि मिक्स ना हो, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द लैंग्वेज ऑफ द वर्कर। हमें चित्रों के द्वारा, विजुअल्स के द्वारा, फोटोज के जरिए हमें ये बताना पड़ेगा। कई चीजें लिख के नहीं बता ही सकते, तो आप उसे जो है फोटोज के जरिए बताइए। क्योंकि जो हमारे पास जो लेबर आती है, अगर आप देखें, दे आर बेसिकली दे डोंट नो हिंदी और इंग्लिश, या उस पर हम टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, मुझे एक ऐसी फैक्ट्री में काम करना पड़ा जहां पे हमें जब लेबर वर्कफोर्स इंट्रोड्यूस करनी थी तो 80% ऑफ द लेबर वर्कफोर्स फॉर इलिटरेट, और जब हमने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आई। तो देन व्हाट आई हैव डन, आई हैव स्टार्टेड हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हमने 1 से लेकर 10 तक उनको लिखना और वो सिखाया। जबकि शुरू में कठिनाई आई, लोग हंसे भी कि सर हमने ये कॉलेज थोड़ी खोल रखा है। मगर फ्रेंड्स, इट वाज ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी व्हेन यू हैव टू डू दैट। आज जब हमें पता है कि हमारा मशीन पे क्वालिटी अच्छी बने, तो हमें अपने वर्कर्स पे भी, हमें अपने जूनियर स्टाफ पे भी पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रेन देम ऑन न्यू मशीन्स। मशीन्स तो हम जो है 21वीं सदी की ला रहे हैं, मगर हम ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ अपने जो है वो टेक्निकल मेंटेनेंस वालों को देते हैं, हम प्रोडक्शन वालों को देते हैं, जबकि यूज उसे मशीन को करना है वो नीचे वाले को। तो वी हैव टू लुक इनटू दैट। पहला क्या है कि अपने जो है इंस्पेक्शन रिलेटेड नॉलेज जो है उसको लिख के रखें, डिपार्टमेंट में उसे करें जिससे कि डिफेक्ट्स ना हो, और क्राइटेरिया और उसके जो है एग्जाम्पल से समझाएं। क्योंकि मैंने अपना जो है एज ए टीचर, और मैंने ये देखा कि जब हम एग्जाम्पल्स से समझाते हैं, और वो एग्जाम्पल्स जो कि घर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात करता हूँ या क्वालिटी कंट्रोल की बात करता हूँ, तो आई ऑलवेज टेक द एग्जाम्पल ऑफ माई मदर। हम अपने घर में जो काम करने वाली, जो किचन में वाइफ, सिस्टर्स और वो जो काम करते हैं, आप उनको देखिए, व्हाट दे यूज्ड टू डू। क्या वो कोई भी आलू जो होता है या सब्जी है उसको सीधा जो है बनाने के लिए डाल देते हैं? नो, दे फर्स्ट इंस्पेक्ट। अगर चावल बना रहे हैं तो चावल को बीनेंगे कि उसके अंदर कोई कंकर पत्थर ना रहे। अगर दाल बना रहे हैं तो दे इंस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग बिफोर पुटिंग इनटू द मटेरियल। चाय बन रही है तो एग्जाम्पल आप ऐसा दीजिए जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि इजी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आज अगर हम बुक से एग्जाम्पल देंगे तो वो समझेगा, बोले ये किताब पढ़नी पड़ेगी, और आप उसे घर से रिलेट करेंगे तो देन गिव एग्जाम्पल्स व्हेन द इंस्पेक्शन क्राइटेरिया आर सब्जेक्टिव। फिजिकली उन्हें कपड़ा लाके दिखाएं, फिजिकली उन्हें वो दिखाएं जिससे कि उन्हें ये पता लगे कि चीज क्या है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि जब मैं गारमेंट फैक्ट्री में गया ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहां पे उन्होंने एक फोटो लगाई हुई थी जिसमें एक बच्चा रो रहा था बहुत तेजी से, और साथ में उन्होंने वो उसने जो बच्चे ने जो पहना हुआ था उसी के कपड़े के अंदर एक सुई दिखा रखी थी। मैंने पूछा ये क्या चीज है? बोले सर एक बार कपड़ा हमारा जो है गारमेंट गया किसी कस्टमर के पास, तो वहां पे वो बच्चे को जब पहना तो वो रोने लगा। बाहर से कुछ नहीं दिखाई जा रहा था। जब उन्होंने कपड़े को इंस्पेक्ट किया तो कोई सुई जो थी वो उसके अंदर रह गई थी। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको लगाने पड़ेंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर। तीसरा ये है कि उन्हें गेज, पास और फेल के गेज दे। सपोज अगर मुझे ये देखना है कि ये जो कप है ये 3/4 होना चाहिए, तो आप गेज प्रोवाइड करें जिससे कि उसे आसानी रहे।
हमें फुल बॉबिन किसे कहते हैं, तो फुल गेज प्रोवाइड करें। डायमीटर अगर हम चेक कर रहे हैं तो उन्हें गेज प्रोवाइड करें, तो गेज प्रोवाइड करें डायमेंशनल इंस्पेक्शन के लिए, जिससे कि वो सिंपल और रिलायबल हो। अगर मान लो आपने लेंथ चेक करनी है तो गेज प्रोवाइड हो जिससे कि 1 मीटर या वो देखा जाए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जब देख रहा था तो वहां पे मैंने देखा कि अचानक रात को जो रैपिंग जो थी वो एकदम जो है मतलब फाइन हो गई। हालत क्या थी कि जब गौर से देखा गया तो वहां पे एकदम रैपिंग एकदम डिस्टर्ब्ड होने का क्या कारण मिला कि जो इंस्ट्रूमेंट था रैप रील, उसके अंदर जो स्पॉक्स होते हैं वो लूज हो गए थे, मतलब डायमीटर उसका जो है कम हो गया था। अब फिजिकली यू कैन नॉट सी दैट, तो कैलिब्रेशन करना आना चाहिए। कि क्वालिटी कंट्रोल वाला इंस्पेक्टर है, अगर उसे ये कैलिब्रेशन ही नहीं आता तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अगर उसका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, अगर उसका डायमीटर चेक करने वाला खराब है, अगर उसका स्ट्रेंथ रिलेटेड, या हम थर्मामीटर, मान लो डॉक्टर का थर्मामीटर ही खराब हो जाए और वो टेम्परेचर है जी 104 बुखार है, या आपका जो है बीपी चेक करने वाला खराब हो, तो एटलीस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंस्पेक्ट करना आना चाहिए कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं चेक कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। ज़्यादातर ये जो प्लेन के एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है कि वो जो गेज जो था ऑल्टोमीटर, जो हाइट को बताता था कि कितनी हाइट पे प्लेन उड़ रहा है, पता लगा वही खराब हो गया। या जो है जो नीडल जो थी पेट्रोल बताने वाली या ईंधन बताने वाली जो थी वो खराब हो गई। तो इसके लिए ज़रूरी पॉइंट है कि जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें हेल्प करें, जिससे कि वो सीखने के लिए आगे रहें और वो डिफेक्ट्स को बता सकें कि ये प्रोडक्ट कैसा है। अब यहां पे सबसे ज़रूरी होता क्या है, आपने डिफेक्ट चेक कर लिया, मगर अगर उसको अपने बॉस को या कंसर्न आदमी को नहीं बताया तो व्हाट विल हैपन? वो वही चीज, वो फिर दोबारा वो जो चीज है, मान लो अगर स्पिंडल कोई खराब दे रही है, हेरी बॉबिन दे रही है, अगर आपने उसे समय पे करेक्ट नहीं किया तो व्हाट विल हैपन? इट विल पास टू, वो आगे डिफेक्ट हो जाएगा या कल बता देंगे, या हमने जो है शिफ्ट के एंड पे बता दिया। व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? अगर कोई खराब चीज है उसे तुरंत रिपेयर कराएं। डिफेक्ट प्रिवेंशन मेजर्स मस्ट बी टेकन प्रॉम्प्टली, तुरंत एकदम। और इसके लिए अगर हमने ये भी कर लिया तो ये जो लेवल 3 की जो फैक्ट्रियां अगर आप देखेंगे वो अपने जो डिफेक्ट रेट है उसको हाफ ले आती हैं। आप कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे? आप कभी भी चले जाइए वाइंडिंग डिपार्टमेंट के अंदर तो वहां पे आप एक देखेंगे कि वो पैकिंग करने से पहले वो वहां पे 6-7 आदमी बैठे रहते हैं। आप जब हर आदमी पहले से ही अगर मान लो ऑपरेटर ही अगर चेक करेगा, वी डोंट रीड, आप एक्स्ट्रा मैन पावर दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एक डिपार्टमेंट बना देते हैं वहां पे वो रख देते हैं। तो अगर हम अपने ऑपरेटर्स को ही चेक करने के लिए अगर उन्हें रखें तो ये जो प्लांट्स हैं यहां पे इंस्पेक्शन रिलेटेड नॉलेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वर्क स्टैंडर्ड्स को करा जाता है, उन्हें इंस्पेक्शंस बताई जाती हैं, उन्हें टूल्स दिए जाते हैं, और एक सिस्टम बनाया जाता है कि जैसे ही डिफेक्टिव रिलेटेड अगर कोई चीज ये दिखाई दे तो तुरंत उसकी सूचना अपने बॉस को, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को तुरंत दे। तो लेवल 3 की फैक्ट्री में ये जो फीडबैक जो है ये बहुत क्विक है। यहां पे हम इंतजार नहीं करते कि भाई ठीक है और देखो और बनने दो। तो लेवल 4 में जाने के लिए यहां पे जब भी कोई डिफेक्ट आता है तो यहां पे 5 YW इन पे काम होता है। Why it happened, where it happens, what to do, when to do,
तो वो जो डिफेक्ट है उसको कंप्लीट एनालिसिस, वाई एनालिसिस जो है यहाँ पे काम होता है। और जब फीडबैक आ जाती है तो जब हम इस टाइप से उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये इसका कारण ढूंढिए, ये क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, वेदर इट वाज मटेरियल रिलेटेड फॉल्ट्स, वेदर इट वाज फिश बोन टेक्निक अगर आप अप्लाई करेंगे। फिश बोन है क्या कि हम ये देखते हैं कि क्या ये मटेरियल के कारण है, क्या ये मशीन के कारण है, क्या किसी मेथड के कारण है, मैन मटेरियल, क्या ये किसी ऑपरेटर के कारण है कि जो कंसर्न ऑपरेटर था वो छुट्टी पे था, उसकी जगह कोई हमने दूसरा आदमी लगा दिया, क्या ये ट्रेनिंग के कारण था, क्या ये एक ऐसे वर्कर के कारण था जो कि मशीन कोई दूसरी चलाता था और हमने जो है लेबर शॉर्टेज के कारण उसे लगा दिया। तो 5 एनालिसिस जब वाई एनालिसिस जब आप करेंगे 5W, तो ये कहाँ तक चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाएंगी। और इसके लिए एक मिस्टेक प्रूफिंग सिस्टम जो है वो आपके डिपार्टमेंट में काम करना चल जाता है। अब मिस्टेक प्रूफ क्या होता है, इसमें एक एरर्स जो हमारी होती हैं उनको जो है एक सिस्टम बनाया जाता है कि एरर ना बने, उसके लिए सेंसर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही डायमीटर एक पर्टिकुलर उससे आएगा, अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, देखिए आपने देखा कि ज़्यादातर जब एक्सीडेंट होते थे तो ये देखा गया ओवर स्पीड होती थी। तो जो कंपनीज थी उन्होंने क्या किया कि जो अपनी कार या बसेस जो एम्प्लॉयज को लाती थी उनके लिए स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वो लगाए गए। डायमीटर जब हमने ये देखा कि भाई ये डायमीटर जो है ज़्यादातर रिंग फ्रेम के अंदर रिंग कट आती हैं, तो और रिंग कट क्यों आता है कि रैचेट जो है, लोग रैचेटिंग करते हैं कि मान लो 5 बजे शिफ्ट होना है और हमें पता है ये डॉफ जो है वो 4:55 पे आएगा, तो क्या करता था कि भाई ठीक है इसे रोक दिया, डॉफ को जो है बैक रेचेटिंग कर दी या फॉरवर्ड रेचेटिंग कर दी। तो वो चीज़ें आपके सेंसर ऐसे लगाए जिससे कि वो पता लग जाए कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सायरन सिस्टम, तो सिग्नल लगा दें जिससे कि वो मशीन जो है अगर वो डिफेक्ट बना रही है तो वो तुरंत स्टॉप हो जाए। ऐसे सेंसर्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं कि फॉल्ट मशीन में फॉल्टी डिफेक्टिव मटेरियल आने की बजाय हमने सेंसर पहले लगा दिए। तो ये जो लेवल 4 की जो फैक्ट्रीज हैं दे बिलीव इन दैट, वो सेंसर्स ऐसे लगा देती हैं कि अगर मटेरियल अगर कोई डिफेक्ट आता है तो तुरंत जो है वो पकड़ में आ जाता है, मशीन को तुरंत बंद कर दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव मटेरियल continuously, the machine is stopped and warning is given to the person. अब अगर हम लेवल 5 की बात करते हैं तो यहां पे जो है जो पूरी जो फैक्ट्री है ये मिस्टेक प्रूफिंग पे काम करती है। और सबसे बड़ी बात है जो एबनॉर्मेलिटी जो रेट है वो 0.1% से डाउन हो जाता है और कस्टमर कंप्लेंट यहाँ पे नहीं आती। दोस्तों अल्टीमेटली मेरे से जब मैं बात करता हूं कि भाई हमें तनख्वाह कौन देता है, हमें पैसा कौन देता है, दोस्तों पैसा आपको जो है कस्टमर से आता है। अगर कस्टमर मटेरियल खरीद रहा है उसी वो जो है जो पैसा आता है तभी आपको मालिक जो है तभी वो पैसा देता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो कस्टमर है, हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर इज किंग, और उसी के अनुसार जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है उसी के अनुसार हमें अपने वर्कर्स, हमें अपना स्टाफ, हमें अपने जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे कहते हैं, वो यही चीजें हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाना जो कि रिक्वायरमेंट है। तो आज 2021 में आओ हम एक प्रण करें कि हमारा जो मटेरियल जो हम बनाए पर्टिकुलरली वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। हम रीवर्क पे काम नहीं करेंगे। रीवर्क क्या है कि वो मटेरियल पहले ख़राब बनाओ और फिर उसको जो है वापस ले जाओ। अब दोस्तों इसी के साथ आज का कहानी का एक वो आता है, आपने देखा है कि डिपार्टमेंट के अंदर
हम लोग जो है कई बार परेशान हो जाते हैं, और क्योंकि आजकल जो प्रेशर इतना है कि बाहर हम मास्क लेके जाना है, किसी से मिलते हैं तो ये डर लगा रहता है, तो वो चीज़ है, तो द पर्सन इज बहुत स्ट्रेस जो है वो में जी रहा है। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना, एक ऐसे ही जो व्यक्ति था वो अपने HR डिपार्टमेंट के पास गया, बोला सर मैं आपके यहाँ पे काम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स चलती है, आपके यहाँ पे हर जगह पे आपके पॉलिटिक्स है, तो आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है ऐसा करो आप, ये मैं आपको जो है ये एक पर्टिकुलर, उन्होंने क्या किया कि एक वो गिलास दिया, उसमें पानी भरा हुआ था, बोले बेटा ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर ऐसा करो कि ये जो अपना गिलास है इसको लेके पूरा जो है आप चेक एक राउंड लेके आओ। तो उसने कहा, बोले पता नहीं ये क्या सर मुझे दे रहे हैं, बोले ठीक है जाना तो है ही। उसने कहा चलो मैं ले चलता हूँ। उसने वो गिलास लिया, पानी का भरा हुआ था, वो 2-3 घंटे बाद आया, तो उन्हें बिठाया HR वाले ने, उसने पूछा, बोले बेटा क्या चीज़ है, आपको ने क्या कोई पॉलिटिक्स देखी, क्या आपने इस बिल के अंदर कोई गंदगी देखी, क्या आपने कुछ चीज़ और देखी? बोला नो सर, मेरा दिमाग जो था वो सिर्फ यही था कि किसी तरह ये गिलास का पानी ना छलके। तो उसने कहा बेटा चीज़ ही ये, इससे मैसेज ये है कि जब हम लोग ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे कोई मेरी सुना, अपने कानों पे लगा दें, कंसंट्रेट ऑन योर गुड पॉइंट्स, अपने काम पे ध्यान दें। जब हम अपने काम पे ध्यान रखेंगे कि लोग क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, वी विल एंजॉय द थिंग्स। और दोस्तों 40 इयर्स के कैरियर में हमने सबसे पहले यही देखा, क्योंकि अगर हम सुनते, अगर हम इन चीज़ों की तरफ जाते तो वी कैन नॉट लर्न। बहुत जल्दी हार मान लेता है आदमी ऐसे। तो इसी के साथ ये जो लाइव सेशन ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इस चैनल को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमें बताएं भी कि वेदर यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट और नॉट, क्योंकि ये सिर्फ 11वां पॉइंट है, हमें अभी 29 पायदान और चलना है। तो उसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर। साथ ही साथ आप जो चीज़ इससे सीखें, फ़ायदा तभी है जब वो प्रैक्टिकली जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। सुनने का फ़ायदा तभी होता है कि हम उसे अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम HR में हैं, चाहे हम मेंटेनेंस में हैं, चाहे हम किसी कॉलेज में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा कार्य मैं इस ढंग से काम करूं कि जो मेरे से संबंधित जो लोग हैं, जो उस काम का फ़ायदा जिन्हें लेना है, वो बढ़िया उन्हें फ़ायदा रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।